हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी यहाँ पे किया था। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मतलब थोड़े से दुविधा में भी है कि अभी हमारा क्या होगा, हमारे शेयर का क्या होगा, क्या हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, प्लस हम क्या गलतियाँ यहाँ पे करते हैं, खास करके बिगनर लोग। ठीक है, जो वेल एक्सपीरियंस लोग हैं वो ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी फंसते यहाँ पे है नहीं। बट यही चीज़ है कि जो नए नए होते हैं शेयर मार्केट में, वैसे किसी भी स्टॉक में यहाँ पे चले जाते हैं, उनको रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं होते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर इस प्रकार के मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई बाजार के नियमों को समझो। ठीक है, काफ़ी सारे बेसिक नियम होते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता होते हैं, एंड बाद में उनको फील होता है कि भाई उनके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, जो कि कोई गलत नहीं, ऑलरेडी ये कानून कायदे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो दोस्तों, किस कंपनी की बात हो रही है? रिलायंस कैपिटल की। यस, रिलायंस कौन सी भाई? ये कोई मुकेश अंबानी के रिलायंस की बात नहीं हो रही है, अनिल अंबानी के रिलायंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो रिलायंस कैपिटल आप सभी लोगों को पता ही है, बर्बाद स्टॉक ही है। ठीक है, बट फिर भी लोग यहाँ पे खरीदारी करते रहते। साल भर में भी अगर आप देखोगे तो 19% के रिटर्न्स नजर आएंगे। बॉटम पकड़कर कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न्स तो बन ही जाता है। टॉप लेवल से देखेंगे तो सब कुछ बर्बादी ही नजर यहाँ पे आ जाती है। तो कंपनी तो ट्रबल में हम लोग को देखने को मिल ही रही थी, एंड फाइनली खबर भी सामने आते हुए देखने को मिल गई। रिलायंस कैपिटल शेयर अभी हम लोग को NSE BSE से डी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे इसके जो शेयर होल्डर मतलब कौन से भाई? रिटेल इन्वेस्टर परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सर हमारे साथ क्या होगा, क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसी चीज़ को अभी हम लोग डिटेल में कवर करने वाले। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर NCLT में है, NCLT मतलब क्या? ये तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब कंपनी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होती है ना दोस्तों, वो कोर्ट में जाते हैं ना, उसी कोर्ट को बोलते हैं NCLT। ठीक है, अगर NCLT का अगर आपको फैसला पसंद नहीं आता है तो आप ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं, जिसको NCLAT कहते हैं। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसका भी फैसला अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं लगता है तो फिर अंतिम चरण तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। तो NCLT में अगर कोई कंपनी है, एंड खास करके अगर वो कंपनी के ऊपर IBC लगा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, नाम में ही सब कुछ आ जाता है। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, मतलब भाई कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, कंपनी के लायबिलिटीज असेट से ज़्यादा हो चुकी है, कंपनी का धंधा चौपट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी प्योर बर्बाद कंपनी होती है भाई। मतलब आप पकड़ सकते हो कि भाई मतलब 0.01% कोई कंपनी होगी जो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकली होगी, जो कि नज़र ही नहीं आती है, बट फिर भी ठीक है, मतलब जो कंपनी यहाँ पे IBC के चलते कोर्ट में जा चुकी है भाई, उसके आज नहीं तो स्टॉक तो डीलिस्ट होने ही वाला है। ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये IBC क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। मैंने काफ़ी बार आपको आसान भाषा में यहाँ पे समझाया है कि मान लीजिए अगर आप एक बैंक हो, ठीक है, आप कौन सा भी बैंक यहाँ पे पकड़ लो, XYZ बैंक, और यहाँ पे एक दूसरी कंपनी है ABCD करके। ठीक है, बैंक ने क्या किया भाई? लोन दिया इनको 100 करोड़ का। ठीक है, और हफ्ता यहाँ पे उन्होंने टाइम टू टाइम यहाँ पे देना चाहिए उनको। ठीक है, मतलब EMIs की अगर हम लोग बात करें, इंस्टॉलमेंट की बात करें, एंड अगर इन्होंने इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया तो भाई बैंक के पास अभी पावर है कि IBC के तहत एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर वो क्या कर सकते हैं? सीधा कोर्ट में जा सकते हैं NCLT में सीधा, और बोलेंगे भाई इन्होंने तो मतलब देखा गया तो 5 करोड़ का ही इनको हम लोगों को पैसा देने को नहीं जम रहा है, ये कहाँ से हम लोगों का 100 करोड़ वापस कर देंगे? एक काम कीजिए, आप IBC के तहत तुरंत इस कंपनी को अभी के अभी बंद कीजिए, कुछ तो हाथ लगेगा। ठीक है, बाद में पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। मतलब अभी अगर हम कंपनी को बेचेंगे, क्या पता कम से कम हम लोगों को देखा गया तो कुछ 70-80 करोड़ तो मिल जाए। ठीक है, 100 करोड़ तो मिलने से रहा नहीं अभी किया, तो बाद में अगर ये एक्सटेंड हो गया तो क्या पता आने वाले समय में 50-40 करोड़ भी ना मिल सके। तो जितना हो सके आप फटाफट इनको बंद करो। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, किसी कंपनी के ऊपर NCLT में केस अगर चल रहा है एंड IBC के तहत चल रहा है, तो ऐसे कंपनी को दूर से ही नमस्ते करने में समझदारी यहाँ पे होती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रिलायंस कैपिटल, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिले NBFC है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक मतलब सरकारी कंपनीज की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या किया था? इनिशिएट बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग अंडर, क्या लिखा है? IBC। मतलब क्या है कि इन्होंने इनको लोन दिया होगा, लोन टाइम पे दिया नहीं होगा, तो चलो भाई इनको जल्द से जल्द बंद करवाओ, कुछ तो हाथ में पैसा यहाँ पे लगेगा। इसके पहले और कौन सी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी प्रॉपरली, मतलब पॉपुलर? DHFL, याद है ना, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो DHFL में भी सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था? DHFL का शेयर 16 रुपये का खत्म हो गया ना। 2021 के बाद किधर ट्रेड हो रहा है? डिलिस्ट हो गया, खत्म। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हम लोग को रिलायंस कैपिटल में भी होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो सर रिलायंस कैपिटल का शेयर ट्रेड क्यों नहीं कर रहा है? तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन अकाउंट ऑफ IBC, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भाई चालू है इनके ऊपर। तो ये प्रोसीजरल रीजन चालू है, तो सस्पेंड करके रखा हुआ है, तो कुछ नहीं होगा, डिलिस्ट हो जाएगा। अभी कुछ भी यहाँ पे मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को बेसिक चीज़ें पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही आप लोगों का वही रहेगा भाई, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? देखिए ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल में कुछ नहीं मिलता है यार।
क्यों? अभी इसके पीछे का भी आपको कानून पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी जैसे मैंने कहा भाई, स्टॉक मार्केट क्लासेस जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर जाके देखो, सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए। अगर कंपनी एनसीएलटी में जा रही है, आईबीसी के तहत जा रही है, ठीक है, तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी अगर बंद होने को आ जाती है दोस्तों, ठीक है, तो क्या किया जाता है पता है आप लोगों को, कि कंपनी के जितने भी असेट्स है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है पता है, बेचा जाता है। ठीक है, मान लीजिए पूरी कंपनी बेची जाएगी, पूरा का पूरा असेट बेचा जाएगा। एंड मान लीजिए अगर कुछ अमाउंट सामने अगर निकल कर आता है, कौन सा अमाउंट निकाल लूँ, चलो कुछ तो लिख लेते, 10,000 करोड़, पूरा कंपनी सब कुछ बेच गया, सब कुछ, लैंड, प्रॉपर्टी, मशीनरी, ये वो, 10,000 करोड़ आ गए भाई। ठीक है, अभी क्या किया जाएगा पता है, लायबिलिटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। अरे भाई देना कितना बाकी है, तो कुल मिला के कैलकुलेशन किया जाएगा। मान लीजिए 30,000 करोड़ का कैलकुलेशन निकलता है। अरे बाप रे, 30,000 करोड़ देना है और पूरा कंपनी बेच के ही 10,000 करोड़ आ रहा है, मतलब क्या है, सीधा सीधा गणित है, 20,000 करोड़ का नुकसान। अभी वो नुकसान किसी का प्रोपोर्शनेट में रह सकता है, किसी का पूरा रह सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि 10,000 करोड़ कंपनी बेचकर हाथ में आ गए हैं, ठीक है, 30,000 करोड़ की देनदारी यहाँ पे बाकी है, तो किसको पहले मिलेगा, किसको सेकंड मिलेगा, ये किसने डिसाइड किया है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी कानून बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर आप आईबीसी कोड पढ़ोगे, ठीक है, उसमें अगर आप जाओगे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेक्शन 53 के अंडर लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ A to Z सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर कंपनी यहाँ पे बंद होने यहाँ पे जा रही है, तो ये कोई लिस्ट जारी करके रखी हुई है कि कंपनी अगर आप देख सकते हैं लिक्विडेशन में जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट कैसे होगा, मतलब जो पैसा यहाँ पे आता है कैसे यहाँ पे किया जाएगा, तो उसकी पूरी रैंकिंग देके रखी हुई है कि नंबर 1 में कौन आएगा। सबसे पहले तो नंबर 1 में जो ये प्रोसेस करने वाला रहेगा ना, जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है, वो तो भाई सबसे पहले अपनी फीस ले लेगा, खर्चा ले लेगा। मान लीजिए हमारी ही कंपनी SMKC करके, तो वो कहेंगे भाई जरा ये कंपनी को बंद करना है करके, मैं बोलूँगा भाई पहले तो भाई मुझे मेरा कॉस्ट निकालने दे, ठीक है, बाद में भाई तुम लोगों का, वरना सब कुछ तुम लोगों को दे दूंगा, मेरे कहीं जेब में नहीं बेचेगा। तो पहले तो भाई जो प्रोफेशनल आता है वो तो अपना जेब में पैसा ले लेता है, ठीक है, फेयर इनफ ना। देन उसके बाद अलग अलग लिस्ट में लिखा हुआ है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब कोई अगर एक असेट है, ठीक है, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर कंपनी ने मतलब गिरवी रख के मतलब कुछ तो पैसा भी अगर दिया होगा, तो उसको बेचा जाएगा और जो सिक्योर्ड था उसको उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, एम्प्लॉयज़ का पैसा बचा हुआ रहेगा तो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। उसमें भी कंडीशन है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 24 मंथ का ही दिया जाएगा, उसके बाद अगर बचा होगा तो बाद में वापस आपको लाइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब सारी चीज़ें ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो और किसी का पैसा बचा होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो भाई सरकार का कोई टैक्स बिक्स बचा होगा तो वो यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। आप समझ रहे हो यहाँ पे, क्या समझ रहे हो? अरे भाई शेयर होल्डर का नाम किधर है, बहुत पीछे है नाम, अभी आप देख सकते हैं। देखिए और आगे वो कह रहे कि अगर और बचा होगा तो रिमेनिंग डेब्ट्स एंड ड्यूज, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगर कोई है जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी तो उसको भी पैसा यहाँ पे पेड ऑफ किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, उनको यहाँ पे पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, देन नीचे जाओगे तो बाप रे बाप क्या लिखा है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर आ गया भाई, हम लोगों का नाम क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द बॉटम ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मतलब ये जितने भी नंबर है ना ABCD जितने भी लिखे हुए, आखिर में इक्विटी शेयर होल्डर का नाम आता है। मतलब क्या पता है, अरे भाई कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे विल रिसीव अ शेयर ऑफ अ प्रोसीड इफ एनी ओनली आफ्टर ऑल द ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस हैव बीन पेड ऑफ। मतलब सब कुछ पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो, अगर इफ एनी, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि कंपनी ही लॉस में, सब कुछ यहाँ पे बर्बाद रहता है। ठीक है, तो बोलने के लिए भाई ऐसा ही रहता है कि हाँ आपका नंबर रहेगा, लास्ट में आ जाओ करके, बट भाई कुछ भी नहीं। जो सिक्योर्ड वाले हैं ना उनको ही कुछ नहीं मिलता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी इस केस में क्या हो रहा है पता है, कंपनी की और लगभग हम कह सकते हैं 25,000 करोड़ का देनदारी बाकी है, रफली 25, 24, 26 ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। कितना, 25 से 26। अभी सामने वाला कोई ना कोई पार्टी खरीदने के लिए आएगा, तो टॉरेंट एंड इंडसइंड में, मतलब हिंदुजा ग्रुप में फाइट चल रही थी। ठीक है, इंडसइंड बैंक की बात नहीं हो रही, वो अलग सी लिमिटेड कंपनी देखने को मिल जाती है। सो टॉरेंट हारते हुए देखने को मिल गया, उन्होंने कुछ तो 8,000 करोड़ देंगे बोले थे करके, 25,000 करोड़ के बदले देखिए कंपनी कितने में मिल रही है उनको, 8,000 करोड़। बट इंडसइंड इंटरनेशनल की बात करें भाई, इन्होंने बाजी मार ली क्योंकि उन्होंने 9,650 करोड़ देने की बात की है। तो चलिए 9,650 करोड़ ही सही, 25,000 करोड़ किधर, 9,650 करोड़, मतलब आप देख रहे हो केवल 37% ही मिलेगा, मतलब 63% का नुकसान। मतलब क्या है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर भूल जाओ भाई, जो बैंक है जिन्होंने पैसा दे के रखा हुआ है उनका नाम सेकंड थर्ड लिस्ट में आ जाता है। 1 2 3 4 अगर देखा गया तो आपका नाम, हमारा नाम तो भाई लास्ट में एकदम, ठीक है, नंबर में गिनती भी नहीं होती है। तो बैंक को ही
क्या करना पड़ेगा, लॉस यहाँ पे झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो 9,650 करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को मिल गया, छोटा मोटा कुछ पैसा मिल गया, तो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी यहाँ पे मिलता नहीं है। एंड क्यों इक्विटी शेयर होल्डर परेशान है, तो ये देखिए पब्लिक होल्डिंग देखिए 94.35 था, प्रमोटर देखिए 1.5%, 0.42, पीडीएफ नजर आ रहा है, रिवर्स पीडीएफ कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो पब्लिक को माल बेचा जाएगा। एंड उससे भी वर्स्ट चीज़ देखिए दोस्तों, 94.34 था ना, तो उसके बाद भी 95.47 हो गया, क्योंकि बचा कुचा भी जो भी था एफएस ने तो पूरा वो भी बेच दिया, तो भी पब्लिक खरीद रहा है। ठीक है, एंड डीएस भी आप देख रहे हो, ये बचा कुचा रहेगा, वो भी बेचेंगे तो भी पब्लिक खरीदेगा, प्रमोटर बेचेंगे वो भी खरीद लेंगे, मतलब जो भी कुछ बचा हुआ है, मतलब क्या है, पब्लिक ब्लाइंडली खरीद लेते हैं भाई 95% से भी ज़्यादा। ठीक है, तो समझ लेना भाई, पब्लिक के गले में माल यहाँ पे उतारा जा चुका है, तो कंपनी खत्म ही है वैसे भी। ठीक है, तो एक बिगनर के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, बट इमोशनल होके वो खरीद लेते हैं। रिलायंस कैपिटल अरे चल रहा है सर, ये तो मतलब देखा गया तो बाकी स्टॉक से तो अच्छा ही है, ये स्टॉक्स ने तो एक साल में तो कुछ भी नहीं दिया, बट इसने तो 19% दिया, ले लो अभी 19% हो गया, डीलिस्टिंग का ये आ गया ऑर्डर, अभी तो खत्म, सीधा स्टॉक हटाया ही जाएगा। एंड शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा होगा तो वहीं पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिलायंस कैपिटल डीलिस्ट होगा एनएससी बीएसई, स्टॉक इन्वेस्टर टू गेट नथिंग। ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बिरला टायर हो गया, ठीक है, डीएचएफएल हो गया, और भी बाकी सारी कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनी से बच कर रहना। ठीक है, अभी जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए तो लिटरली कहेंगे कि टाइम पास वाला वीडियो था, बट नहीं भाई, रिटेल इन्वेस्टर को भी संभालना है, यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाँ पे मैक्सिमम लोग जाएंगे ना दोस्तों, समझ लेना वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो आर कैपिटल में भी आप लोगों को रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे साल भर का रिटर्न रख दूँ आपके सामने, चलो बॉटम पकड़ लेते, टॉप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देख लो हो गया 88% के रिटर्न्स, है कि नहीं। अच्छा, बट चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया बोल के, अरे भाई कंसिस्टेंसी किधर है, ऐसा तो बॉटम टॉप तो मैं किधर भी पकड़ लूँ। ठीक है, तो अच्छे स्टॉक कौन से होते हैं, हाँ, जो टॉप से टॉप बनाते जाते हैं भाई, ऐसे बॉटम से नहीं चाहिए हम लोगों को। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न किधर है, कुछ भी नहीं है, 5 साल का डेटा कुछ भी नहीं है, देखो ऐसा नीचे। ठीक है, हमें ऐसे वाले चाहिए, ऊपर ऐसे जाके ऐसे डबल होने वाले नहीं चाहिए, वो वापस नीचे आके खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।